देखो, अर्थशास्त्र, अर्थव्यवस्था ये सब एक बार हो गई थी। इसके बाद फिर मैंने इसी में एक टॉपिक लिया था कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, बताया था ना। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को हम कहते हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, और इसी को हिंदी में नाम दिया जाएगा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। इसकी परिभाषा कैसे की थी, यानी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, अगर आप इसको समझें तो एक सिंपल सा उदाहरण ले लेते हैं। मान लेते हैं आपके पास कुछ पैसे हैं, तो उदाहरण के लिए 500 रुपये या 5,000 रुपये, कुछ भी मान लो आपके पास, या 5 करोड़ रुपए। अब इस पैसे का आप कैसे उपयोग करना चाहते हो ये आप डिसाइड करो। यानी कि मैं इस पैसे से क्या बनाना चाहता हूँ। यानी मान लो मैं कोई किसान हूँ, तो इस पैसे से सोचूंगा कि अपनी जो कृषि योग्य भूमि है उसको अच्छा कर लूँ, या मान के चलो मेरे पास ट्रैक्टर नहीं है वो ले लूँ, या और भी कोई सिंचाई की नई तकनीक है वो ले लूँ। अगर मैं मान लो किसान नहीं हूँ, कृषि में मेरा इंटरेस्ट नहीं है, तो इस पैसे का उपयोग मैं सोचूं कि कोई दुकान डाल लूँ। अब आप दुकान डालना चाहते हैं या कारखाना बनाना चाहते हैं, तो वो आप क्या करेंगे ये कौन आपको बताए, ये कौन आपको डिसाइड करेगा। जैसे मान के चलो आप दुकान खोलना चाहते हैं कि आज के समय में ऐसी दुकान रख लो जहां पर ऐसा सामान बेचा जाता है, जैसे ब्लैक एंड वाइट टीवी हो गए पुराने जो आते थे, या ऐसी कोई कंपनी कारखाना डाल लो जिसमें इस प्रकार के टेलीविज़न बनाए जाते हैं। तो आपको लगता है कि आपके ये जो प्रोडक्ट हैं कोई ग्राहक मिलेगा? नहीं मिलेगा। क्या नहीं। गर्मियों के समय आप ये सोच लो कि हम गर्म कपड़े बेचना चाहते हैं, जैकेट एकदम जो गर्म रखें गर्मियों के समय, तो आपको लगता है कि बाजार में कोई उसे खरीदने आएगा? नहीं आएगा ना। तो क्या बनाना चाहते हो या क्या करना चाहते हो ये आपको कौन बता रहा है? यानी कि ये आपको मार्केट बता रहा है, बाजार बता रहा है। क्योंकि बाजार में जिस चीज की डिमांड होगी हम वह बनाएंगे। या फिर आप जिद्दी हो, नहीं चाहते हो कि नहीं मैं बाजार के अनुसार काम नहीं करूंगा, मैं तो अपनी इच्छा अनुसार करूंगा, ठीक है आप बना लो। सर्दियों में आप ठंडे कपड़े बेचने लगो, गर्मियों में आप गर्म कपड़े बेचने लगो, लेकिन कोई ग्राहक नहीं मिलेगा, है ना। तो क्या बनाना चाहते हो, उसकी कितने पीस बनाओगे, यानी आपके पास पैसा है तो आप उसकी कितनी मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हो ये कौन तय करेगा? ये आप तय करोगे या बाजार तय करेगा? मान के चलो बाजार में किसी सामान की डिमांड ग्राहक हैं 10 और आपने सामान बना दिया है 100 पीस का, तो वो उसको खरीदेगा कौन? 90 पीस आपके रखे रहेंगे। जैसे कई सारे मोबाइल फ़ोन आजकल ऑनलाइन सेल होती है, तो कुछ फ़ोन ऐसे होते हैं जिनकी पहले से लोग डिमांड ज़्यादा करते हैं। कोई कंपनी पर्टिकुलर एक फ़ोन लॉन्च करती है, लेकिन वहां पर क्या होता है कि वो फोन की सेल लगी ना, और तुरंत 10 मिनट में सारे फोन सेल हो गए। तो ऐसा है कि कंपनी के पास क्या मतलब उतने ही फोन बनाने की कैपेसिटी है, वो उनकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी रहती है कि उन्हें मालूम है कि किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर ग्राहक जो है सर्च करता है, मान के चलो प्री बुकिंग जैसे बोलते हैं, 1000 लोगों ने इंटरेस्ट लिया कि मैं इस सामान को खरीदूंगा, तो वो क्या करेंगे, वो 900 के आसपास ही सामान उस दिन सेल करने के लिए रखेंगे, जिससे एक दोहरा फायदा होता है। एक तो उनका सारा सामान हैंड टू हैंड सेल हो जाएगा, और बाजार में मैसेज ये जाएगा कि देखो ये कंपनी कितना अच्छा प्रोडक्ट बनाती है कि ग्राहक तुरंत उसको खरीद लेते हैं। और जबकि उस कंपनी को मालूम है कि मेरे इस प्रोडक्ट को खरीदने वाले सिर्फ 1000 थे, तो कुछ कम बना दो, अगली बार फिर हम नया बना देंगे। तो ये बाजार डिसाइड करता है कि आप कितना सामान बनाएंगे। अधिक अगर उत्पादन करते हो, जितनी डिमांड होती है, मांग है, उससे अधिक अगर आप सप्लाई करते हैं, तो क्या प्रभाव पड़ेगा? चीज़ों के दाम घट जाएंगे। जैसे आप किसान, अनाज बम्पर उत्पादन हो गया, या टमाटर बहुत ज़्यादा उत्पादन हो जाता है तो 1 रुपये किलो भाव हो जाता है, 50 पैसे किलो हो जाता है थोक में। और यही टमाटर अभी 200 रुपये किलो तक गया था। क्यों गया था 200 रुपये किलो तक? क्योंकि शॉर्टेज थी, सप्लाई। प्याज के भाव आप देखते हैं कि कभी इतनी ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि सरकार को रोक लगानी पड़ती है कि प्याज का हम निर्यात नहीं करने देंगे, और कभी प्याज किसानों जो है सड़क पर
ऐसे ही छोड़ के चले जाते हैं, या खेतों में ही नष्ट कर देते हैं, क्योंकि प्याज को निकालना फिर बाजार तक लाना उसकी लागत भी नहीं निकल रही। ये भी तो मांग और सप्लाई पर चल रहा है, डिमांड और सप्लाई पर। तो कितना बनाओगे, क्या बनाओगे, ये सब कौन डिसाइड कर रहा है? बाजार। उसकी कीमत आप कितनी रखना चाहते हो, ये जब तीनों काम मोटे तौर पर बाजार डिसाइड करे, यानी कि मार्केट फोर्सेस, बाजार की शक्तियां, ऐसी व्यवस्था कहलाती है पूंजीवाद। तो दूसरे शब्दों में हम इसे क्या कहते थे कि पूंजीवाद में व्यक्ति जो है या निजी लोग रहते हैं, उनकी प्रमुखता रहती है। राज्य की भूमिका कैसी होती थी? बहुत सीमित होती थी, राज्य का नियंत्रण कम होता था। आपने कभी ऐसा देखा, जैसे भारत जैसे देशों में कभी इस तरीके से देखने में हमें मिला कि मोबाइल की कीमत इतने रुपए होगी? कभी भारत सरकार डिसाइड करती है? नहीं करती ना। ठीक है, अब यही तीनों काम अगर सरकार करने लगे कि आप वही सामान बनाओगे जो सरकार चाहेगी, आपको उतना ही बनाना पड़ेगा जितना सरकार आपको अलाउ करेगी। जैसे 1990 के पहले क्या होता था, भारत की अर्थव्यवस्था बंद थी। तो जब भारत की अर्थव्यवस्था बंद थी, कार बनाने वाली कंपनी मारुति सुजुकी जापान की कंपनी थी, इन दोनों का आपस में एक तरीके से सरकारी कंपनी थी। उस समय भी इस कंपनी के पास ये तकनीक थी, जैसे मारुति 800, मारुति 1000 और भी ये तमाम मॉडल आते थे ना अलग अलग। उस समय भी ये कंपनी 8-10 प्रकार के मॉडल एक साथ बना सकती थी, लेकिन तब सरकार क्या करती थी? नहीं, पहले आप सिर्फ एक मॉडल बनाओ, यानी 800 ही बनाओगे। जब ये सब जगह सेल हो जाएगा तब हम आपको नए मॉडल बनाने की परमिशन देंगे। आज तो ऐसा नहीं होता। आज कंपनी लेटेस्ट मॉडल बनाती है, बाजार में जिसको जो खरीदना है वो खरीद ले। तो ये कौन तय कर रहा था? सरकार तय कर रही। ये कौन तय करे कि कितना बनाना है? आपकी कैपेसिटी है कि हम 1 लाख पीस बना सकते हैं एक दिन में, लेकिन सरकार बोलती है नहीं 10 पीस बनाओ। दूसरी तरफ उसकी कीमत भी सरकार डिसाइड करे। तो ये तीनों काम जब राज्य करता है, स्टेट करता है, तो यही व्यवस्था क्या हो जाती है? पूंजीवादी से बदल करके साम्यवादी हो जाती है। दूसरा नाम इसका क्या रखा था? उसको कम्युनिस्ट भी कहा था। जैसे यहाँ पर ये उदाहरण जो दिया है, ये नॉर्थ कोरिया का तानाशाह है। तो नॉर्थ कोरिया का तानाशाह से मतलब है यहाँ व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार काम नहीं कर सकता, यहां पर सब कुछ इसकी मर्जी से चलेगा। तो मोटे तौर पर हम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को अब ऐसे समझ सकते हैं, कैपिटलिज्म इकोनॉमी। तो इसमें जो उत्पादन के साधन होते हैं ना, दिस इज द इकोनॉमी वेयर द ओनरशिप ऑफ सोर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड देयर यूज इज वेस्टेड इन प्राइवेट हैंड्स, यानी उत्पादन के साधनों पर, उनके उपभोग करने पर निजी लोगों का प्रभुत्व होता है। ये व्यवस्था किससे प्रभावित थी या इसके बारे में किसने प्रचार प्रसार किया था? तो नाम मैंने आपको बताया था एडम स्मिथ का, है ना। एडम स्मिथ वह व्यक्ति जिन्हें फादर ऑफ इकोनॉमिक्स के नाम से जानते हैं। अर्थशास्त्र का जनक वेल्थ ऑफ नेशन नामक किताब थी। तो अमेरिका और पश्चिमी यूरोप के देशों ने इसी प्रकार के सिस्टम का अनुसरण किया, फॉलो किया। दूसरी तरफ कम्युनिस्ट इकोनॉमी में क्या हो गया कि यहां पर उत्पादन के साधनों पर स्वामित्व किसका होता है? राज्य का होता है, सरकार का होता है। वितरण पर भी राज्य का होता है कि किसको कितना मिलेगा, वो सब बातें थी। और इसके फिर बताए थे कम्युनिस्ट के 2 भाग, एक साम्यवादी तो दूसरा समाजवादी भी हो गया था। दोनों में अंतर क्या था साम्यवादी और समाजवादी में? नहीं, दोनों में जो था कि सरकार तय करेगी, लेकिन व्यक्ति के श्रम पर अधिकार हो जाएगा तो साम्यवादी, और नहीं रहेगा तो समाजवादी। मतलब व्यक्ति काम करना चाहता है तो उसकी इच्छा है, लेकिन काम क्या करेगा ये सरकार तय करेगी। बदले में उसको सैलरी कितनी मिलेगी ये सरकार तय करेगी। उसे क्या एजुकेशन मिलेगी ये सरकार तय करेगी। ठीक है। और समाजवादी में बस व्यक्ति के श्रम पर उसका थोड़ा अधिकार होता था। दोनों प्रकार की व्यवस्थाएं कहाँ मिलती हैं? कहाँ? रूस में थी, पूर्व यूएसएसआर जिसे बोलते थे। यूएसएसआर से अब चूंकि रसिया हो गया कि उससे भी 15 देश अलग हो गए, तो संघ जो था वो टूट गया, तो वहां देखने को मिलती थी। नॉर्थ कोरिया में, चीन में भी थी 1985 के पहले। अब
अभी भी है, लेकिन बहुत थोड़े बहुत वो उसका चीन से संबंध चलता रहता है, ठीक है ना। अब इसके बाद क्या स्थिति बनती है कि देखो यहां ऐसा भी हो सकता है कि आपसे वो ये पूछ लें कि पूंजीवादी व्यवस्था तो हमें समझ में आ गई, अब प्रश्न आ गया मुख्य परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से भी समझना कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के क्या सकारात्मक पॉइंट हैं, यानी क्या अच्छी बातें हैं या इसके क्या लाभ होते हैं वो बताओ। दूसरी तरफ वो आपसे पूछ लें कि बताओ इसके क्या नकारात्मक पॉइंट होते हैं वो भी बताओ। तो यहीं पर आप लिख लो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के क्या फायदे हैं, यानी पॉजिटिव बातें इसमें क्या आती है ना। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में सरकारों का हस्तक्षेप मिनिमम है, न्यूनतम है, निजी लोगों का स्वामित्व है, बाजार की शक्तियां डिसाइड करती हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि यहाँ प्रति व्यक्ति आय बहुत अधिक होती है। तो पहला सकारात्मक पॉइंट तो यही बन जाएगा कि प्रति व्यक्ति आय अत्यधिक होती है। प्रति व्यक्ति आय क्या होती है, मोटे तौर पर समझ लो कि व्यक्ति की आय। वैसे तो इसका निकालने का फॉर्मूला है कि जब हम देश की पूरी जीडीपी नेशनल इनकम निकाल लेते हैं, फिर उसमें जनसंख्या से भाग देते हैं, तो पर कैपिटा इनकम ये बहुत अधिक होती है। एक अच्छी बात ये है, पर कैपिटा इनकम ज़्यादा है, मोटे तौर पर मेरी इनकम ज़्यादा है तो मेरा रहन सहन भी अच्छा हो जाएगा, लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा हो जाएगा, मैं अच्छी लाइफ जीऊँगा क्योंकि पैसे से सब अपनी ज़रूरत की चीज़ें खरीद सकता हूँ ना। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात क्या हो जाती है कि जब कैपिटलिज्म होता है तो ऐसे देशों में जो घरेलू उत्पादन है या जिसे हम डोमेस्टिक प्रोडक्ट बोलते हैं, ये भी बहुत अधिक होता है। कैसे कि मान लो अपने देश में निजी उद्योगपति बहुत ज़्यादा हैं तो वो प्लांट यहीं लगाएंगे, तो हर चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा होगी, तो किस में वृद्धि होगी, घरेलू उत्पादन में वृद्धि होगी। डोमेस्टिक प्रोडक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा होते हैं। ऊपर को एरो लगाना मतलब ज़्यादा होना, नीचे एरो लगा देंगे तो इसका मतलब ये मेरे। अगला फायदा क्या रहता है, अच्छी बात ये देखने को मिलती है कि ये देखा गया विश्व के देशों में कि वे देश जिनके यहाँ पर पूंजीवादी सिस्टम है, कैपिटलिज्म वाला सिस्टम है, उनके यहाँ आर्थिक विकास की रफ्तार काफ़ी तेज रहती है, यानी वो इकोनॉमिक ग्रोथ बड़ी रैपिडली कर पाते हैं। तो यहाँ लिखेंगे तीव्र आर्थिक विकास। ये भी बड़ा तेजी से होगा, ठीक है। और फायदा क्या मिलता है, और फायदा ये मिलता है, मान लो आपके पास चॉइस नहीं हो, आपके पास सरकार के द्वारा प्रदान की जाने वाली चीज़ें हों, आप अपने घर से यहाँ आना चाहते हैं तो सरकारी बस ही चले, बीमार होते हैं तो इलाज भी सिर्फ सरकारी हॉस्पिटल में ही हो, पढ़ना चाहते हैं तो सिर्फ सरकारी जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट है उनमें ही पढ़ें। तो सरकारी होने की वजह से हमारे पास चॉइस ख़त्म हो जाएगी, आप अपनी सुविधा अनुसार चीज़ें नहीं ले पाओगे। आपका तो दिल करता है कि मैं अच्छे से अच्छे कपड़े पहनूं, महंगी गाड़ियों में घूमूं, लेकिन सरकार ऐसा न करने दे तो यहाँ व्यक्ति को क्या होती है, भौतिक सुख सुविधाएं ज़्यादा मिलती हैं, पूंजीवाद में ज़्यादा मिलती है ना। आपकी जेब में पैसा है, जो चाहो वो खरीदो। तो यहाँ लिख सकते हैं अगला पॉइंट कि नागरिकों द्वारा अधिक भौतिक संसाधनों का उपभोग किया जाता है। भाई पैसा है तो मैं एक गाड़ी क्यों रखूंगा, मैं तो 10 गाड़ियां रखूंगा, सुबह दूसरी चलाऊंगा, शाम को तीसरी चलाऊंगा। ये सब अच्छी बातें हैं, भौतिक सुख सुविधाएं जुटेंगी, हर कमरे में एयर कंडीशन लगा लूंगा, जब सर्दी आती है हीटर लगा लूंगा, है ना। तो ये सब फायदे कहाँ देखने को मिलते हैं हमें, कैपिटलिज्म में। फायदा ही नहीं, नुकसान भी होता है। हर सिक्के के दो पहलू हैं, अगर एक अच्छी बात है तो उसके कुछ नकारात्मक पॉइंट भी तो होंगे। तो अब आप लिख लीजिए पूंजीवाद की हानियां या पूंजीवाद के नकारात्मक पहलू। अगर एक ऐसा देश है जहां पर सरकार का नियंत्रण बहुत कम है, यानी व्यक्ति की जेब में पैसा है, वो जो चाहे वो करे, जो चाहे वो खरीदे,
तो ऐसे देश में कल्पना करो, क्या सारे लोग अमीर हो जाएंगे? क्या सबके पास सारी सुविधाएं हो जाएंगी? जो व्यक्ति गरीब है उसको कौन पूछेगा? क्योंकि वहां तो जिसके पास पैसा है वो जाए, अपना सब कुछ खरीद ले, महंगा इलाज करा ले, महंगे इंस्टीट्यूट में पढ़ ले, महंगा घर बना ले। लेकिन जो गरीब है उसका क्या होगा? उसको ना तो कोई खाना देगा, ना कोई उसका इलाज कराएगा, ना रहने की व्यवस्था करेगा। क्योंकि पूंजीवादी देशों में जो आय इनकम होती है वो बराबर बराबर नहीं बटेगी। क्यों नहीं बटेगी? व्यक्ति की क्षमता के हिसाब से बंटवारा होता है, तो आय का असंतुलन हो जाएगा, है ना? इक्वालिटी ऑफ आय का संतुलन। अमीर और अमीर होते जाते हैं, गरीब और गरीब हो जाते हैं। वैसे ही क्या होता है? उत्पादन चीजें, बाजार डिसाइड कर रहा है कि मार्केट में जिस प्रोडक्ट को कस्टमर खरीदता है हम उसका उत्पादन करेंगे। इससे सारी चीजों का उत्पादन नहीं होगा, उन्हीं चीजों का उत्पादन होगा जिसके बदले में पैसा ज्यादा मिलता है। समझना इस बात को। मान लो किसान है, उसे पता चला कि सोयाबीन महंगा जाता है, तो सारे किसान सोयाबीन का ही उत्पादन करें, तो अन्य खाद्यान्न फसलें कहाँ से मिलेंगी? वो कहाँ से लाओगे? मशीनों में तो बनेगा नहीं ना। ऐसे ही उत्पादन में हर सेक्टर में क्या हो जाता है? डिसबैलेंस हो जाएगा, असंतुलन। जैसे आय में हुआ वैसे ही अगला पॉइंट होता है, हाँ, उत्पादन में असंतुलन। ठीक है। दूसरा नेगेटिव पॉइंट हमें ये देखने को मिलता है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में अलग अलग प्रकार के शोषण भी बढ़ते हैं। जैसे मान लो आप प्राइवेट नौकरी करते हो, 8 घंटे का काम लिया जाएगा, लेकिन बाद में आपसे बोला जाएगा कि अगर 2 घंटे आप ओवर टाइम करते हो हम आपको डबल सैलरी दे देंगे। तो व्यक्ति क्या होगा? और 2 घंटे काम करेगा लालच में आकर के, डबल सैलरी मिल जाएगी, है ना। फिर उसके अधिकार छीन लिए जाएंगे। जैसे कोई विरोध करता है, पैसे देके खरीद लिया जाएगा। तो ऐसे विभिन्न प्रकार के शोषण भी बढ़ जाते हैं। तो यहां आप लिख सकते हो इसमें विभिन्न प्रकार के शोषण। अभी शोषण, अगर राज्य है, सरकार है तो कार्यवाही करती है, तो विभिन्न प्रकार के शोषण। ऐसे ही यहां सिर्फ पैसा पैसा हो जाएगा, पैसा हो जाएगा तो गरीबों की कोई सुनवाई नहीं होगी, लोगों के हित में कोई काम नहीं होंगे, है ना, लोक कल्याणकारी योजना नहीं बनेगी। तो यहां पर आप लिख सकते हो कि सीमित जन कल्याणकारी गतिविधियां। पॉइंट को ऐसे समझना, आज के समय में सरकार उन स्थानों पर भी स्कूल खोलती है जहां आबादी बहुत कम है, उन स्थानों पर आने जाने के लिए भी सड़कें बनाती है जहां आबादी बहुत कम है। ये प्राइवेट लोग क्यों बनाएंगे? क्या आप मान लो आप प्राइवेट बस ऑपरेटर हैं, आपके पास बस है, आप उस बस को चलाना चाहते हैं, तो आप उस रूट पर लगाओगे जिस पर सवारी ज़्यादा मिलती है, या उस रूट पर लगाओगे जिस पर 1-2 सवारी मिलती है? क्योंकि मुनाफा कमाना है। और वो लोग जहां उनकी संख्या कम है वहां तो फिर उनको कोई संसाधन नहीं मिलेगा। तो अब यहां पूंजीवादी में ये सभी कमियां हमें देखने को मिल जाती। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया। तो अगर प्रश्न आए कि पूंजीवाद क्या है, उसके लाभ और हानियां समझाओ, तो लाभ और हानियां हो गई। पूंजीवाद क्या है ये समझ में आ गया, कौन किस देश ने इसका समर्थन किया था ये बात आ गई। ठीक है, नेक्स्ट अब चलते हैं दूसरा। जैसे कम्युनिस्ट बता दिया, फिर आपसे पूछा जाए कि इस कम्युनिस्ट वाली व्यवस्था के कौन से पॉजिटिव पॉइंट हैं, यानी इसके भी तो सकारात्मक और नकारात्मक पहलू होंगे ना, उनकी भी तो चर्चा करनी पड़ेगी। चलो अगला पॉइंट लिखो, हाँ, साम्यवादी व्यवस्था। अब साम्यवादी व्यवस्था में राज्य की भूमिका रहती है, प्राइवेट लोग जो होते हैं वो नहीं होते। यानी जो पूंजीवाद में कमियां हमें दिखाई दी थी,
पूंजीवाद में जो कमियां थी उन कमियों को दूर करने के लिए हम साम्यवादी व्यवस्था लेके आए थे। तो पूंजीवाद में कमी क्या थी? आय का असंतुलन हो रहा था। इसमें आय का असंतुलन नहीं होगा क्योंकि यहाँ सरकार सबको बराबर करने की बात करती है। तो यहाँ लिखेंगे अर्थव्यवस्था में असंतुलन नहीं होता, क्योंकि सरकार टारगेट बना देती है कि हम कृषि को भी सामान देंगे, उद्योग को भी बराबर रखेंगे, गरीब और अमीर का भेद ही खत्म कर देंगे, तो असंतुलन नहीं होगा। अच्छी बात समझ में आती है। नेक्स्ट, अब पूंजीवाद की कमी थी कि जन कल्याणकारी या लोक कल्याणकारी कार्य बहुत सीमित होते हैं। व्यक्ति कोई अपनी इच्छा से दान कर दे तो कर दे, सरकार तो कुछ नहीं कर रही है। यहाँ तो सरकार हर वर्ग का ध्यान रखेगी, गरीब है उसका भी, बीमार है उसका भी, वृद्ध है उसका भी। तो यहाँ क्या लिखेंगे कि लोक कल्याणकारी लोक कल्याणकारी कार्यों की अधिकता, वहां कमी थी, सीमित थे, ये यहां बहुत ज्यादा होंगे क्योंकि सरकार का ऑब्जेक्टिव ही ये हो जाएगा। फिर क्या होता है कि देखो, कैपिटलिज्म था तो उस वजह से विश्व में महान मंदी आई थी 1930 के दशक में, और इस ऐसे देशों में ये प्रभाव ही नहीं हुआ था। तो ऐसे देशों में मंदी का प्रभाव नहीं होता। मंदी ऐसे समझ लो कि एक चक्र है, साइकिल है, एक गोल चक्र घूमता है। कि जैसे मान लो आप जो है जॉब करते हो, जॉब किसी कारखाने में या किसी कंपनी में करते हो, तो कंपनी या जो कारखाना है ना, वो कोई सामान बनाता होगा या कोई सर्विस देता होगा। अब वो कोई सामान बनाता है या सर्विस देता है, इसका मतलब ये हुआ कि बाजार में उसके सामान को लोग खरीदते होंगे। अब बाजार में उसके सामान को खरीदते हैं, इसलिए वो बनाता है। बनाने के लिए उसे वर्करों की, स्टाफ की जरूरत है, वो नई भर्ती कर लेता है। मान लो एक कंपनी क्या बनाती है, उसने ऐसी मशीन बना दी या कार बना दी, जो कार जो है 20 साल तक खराब नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब 20 साल तक वो कार खराब नहीं होगी, व्यक्ति ने कार खरीद ली, या घर बनाने का सामान है, घर में लगने वाली चीजें, ये ऐसी चीजें हैं कि आज आप ली है तो कल तो नहीं बदलोगे। हम क्या करते हैं, जैसे हम घर लेते हैं तो जनरली 10-15 साल बाद चेंज करता है व्यक्ति, यदि बहुत ज़्यादा पैसा है तो। रोज़ तो नहीं बदल देता कि आज मैं इस कॉलोनी के घर में रह रहा हूँ, कल ये बेच दिया, परसों दूसरा वाला ले लिया, नहीं ना। वैसे ही अगर कार इतनी अच्छी बनाई है तो कार भी व्यक्ति रोज नहीं बदलता, कितना ही पैसा है तब भी वो 1-2 साल तो चलाता है ना, तब चेंज करता है। हम डेली कौन सी चीज़ें खरीदने जाते हैं, जैसे सब्जियां हो गई, खाद्यान्न चीज़ें हो गई, ये हम डे बाई डे में खरीदने जाते हैं। कपड़े भी हम ऐसा नहीं है कि आज फिर खरीद लिए, कल फिर खरीद लिए, वो भी 2-4-6 महीने बाद ही खरीदते होंगे। तो ऐसे सामान बनाने वाली कंपनियां जिनके आइटम लंबे समय तक चलते हैं, सारे देश की आबादी ने उन सामानों को खरीद लिया। अब वो 10 साल बाद उन्हें ज़रूरत पड़ेगी तो वो कंपनी तो बंद हो जाएगी। 10 साल तक अब वो क्या सामान बनाएगी, उसके तो ग्राहक ही नहीं है भाई, उसका सामान बाजार में खरीदेगा नहीं कोई। जब उसका सामान बाजार में नहीं खरीदेगा तो वो अपनी कंपनी, अपने स्टाफ को क्यों सैलरी देगी भाई? 10 साल तक जीरो बिक्री, तो वो अपने स्टाफ को क्या करेगी, चलो नौकरी से हटाओ। अब नौकरी से व्यक्ति को निकाल दिया जाता है। जो व्यक्ति नौकरी करता था उसको सैलरी मिलती थी, उस सैलरी से अपनी ज़रूरत की चीज़ें बाजार में खरीदने जाता था। अब सैलरी ख़त्म हो गई तो वो बाजार में खरीदने क्यों जाएगा? बाजार में जब खरीदने नहीं जाएगा तो बाजार में क्या हो गई, डिमांड खत्म हो गई, चीज़ों की मांग जितनी थी वो कम हो गई। मांग कम हो गई, जो कंपनियां थी वो भी और घाटे में चली जाएंगी। तो ऐसे करके एक चक्र चला था कि मंदी का दौर था। तो पूंजीवादी जो देश थे वो सब के सब इस व्यवस्था का शिकार हुए। लेकिन जो साम्यवादी थे, यहाँ तो सब कुछ सरकार तय कर रही है कि किसको कितना मिलेगा, तो ऐसे देशों में मंदी का प्रभाव नहीं होता है ना। तो ये एक अच्छा पॉइंट है, इसमें लिख सकते हैं मंदी का प्रभाव कम होता है या नगण्य होता है, इतना कम जिसे हम नकार सकते हैं, छोड़ सकते हैं।
ये पॉजिटिव बातें समझ में आ गई। पॉजिटिव है तो इसकी भी तो कमियां होंगी। मान लो आप प्रतिभाशाली युवा हैं, आप में प्रतिभा है कि आप क्या कर सकते हैं, आप नए नए व्यापार बिजनेस के आइडिया ला सकते हो, आप तो चंद्रमा पे या किसी अन्य ग्रह पे जाने वाली कोई सैटेलाइट बना सकते हो, लेकिन सरकार आपको बोले नहीं अभी हमारा देश कृषि प्रधान है, आप तो कृषि के लिए चीज़ें बनाओ। अब आपकी प्रतिभा है कि आप स्पेस में अच्छा कर सकते हो और आपको लगा दिया जाए कि नहीं आप तो कृषि के लिए अच्छा करो, तो आपको कैसा महसूस होगा? आपको लगेगा ना आप बन सकते हो आईएएस और बना दिया पटवारी, तो कैसा लगेगा जीवन भर कि मेरी क्षमता तो एक आईएएस ऑफिसर बनने की थी और मैं यहाँ पटवारीगिरी कर रहा हूँ। तो ऐसी स्थिति में वे लोग जो प्रतिभा संपन्न होते हैं देश छोड़ के चले जाएंगे कि नहीं चले जाएंगे? हमारे देश में भी यही हो रहा है कि जो प्रतिभाशाली लोग हैं और सरकारी इन योजनाओं की वजह से जिन्हें अच्छा पद नहीं मिलता है आज की डेट में वो छोड़ देते हैं, बोला हम तो यूएस चले जाएंगे। रिजर्वेशन के कारण भी कई सारे लोग भाग जाते हैं, बोला छोड़ो इतना ज़्यादा हो गया। तो यहाँ अब इसके कुछ नकारात्मक पॉइंट हैं, तो लिखो प्रतिभा पलायन की स्थिति, ब्रेन ड्रेन बोलते हैं इसमें। प्रतिभाशाली लोग जो हैं वो छोड़ जाते हैं, सरकार अपने देश को दूसरी जगह चले जाते हैं, प्रतिभा पलायन बढ़ता है। अब सरकार जो है वही डिसाइड करेगी, तो सरकार सारे काम पूरा नहीं कर सकती है। कैसे नहीं कर सकती? एक उदाहरण देता हूं मैं आपको कि 1990 के पहले या 2000 के पहले भी अगर देखें, टेलीफोन सर्विस पहले सिर्फ सरकार देती थी, प्राइवेट सेक्टर नहीं था। तो प्राइवेट सेक्टर नहीं था, अगर किसी को अपने पास टेलीफोन लगवाना है तो उसकी जो एप्लीकेशन थी वेटिंग चलती थी, 2 साल 3 साल बाद फिर कहीं उसका नंबर आता था, तब उसके घर में फ़ोन लगेगा। इतनी लंबी वेटिंग चलती थी। क्यों? क्योंकि डिमांड ज़्यादा थी और उनकी तरफ से सप्लाई कम थी। अगर किसी को अर्जेंट है तो विधायक से लिखवा के लाए, किसी मंत्री से सिफारिश करवाए, तब जाके फ़ोन लगता था। प्राइवेट सेक्टर आया, एयरटेल आया, फ़ोन करो आधा घंटे में कनेक्शन लगा देता है। निजी की वजह से तेज काम हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना। अगर सरकार के ऊपर ही हम रहते तो सरकार सारी सभी चीजें नहीं उपलब्ध करा पाती। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि देश का जो आर्थिक विकास की रफ्तार होती है वो धीमी हो जाती है। तो अगला नकारात्मक पॉइंट यहां बनेगा कि आर्थिक विकास की धीमी गति, बहुत धीमे धीमे चलेगा। अब बहुत धीमे धीमे विकास होगा। प्राइवेट वाले में प्रति व्यक्ति आय बहुत ज़्यादा बताई थी ना कि व्यक्ति की इनकम बढ़ जाती है, यहाँ प्रति व्यक्ति आय नहीं बढ़ सकती। यहाँ क्या होता है, यहाँ आपकी इनकम उतनी ही होगी जितनी सरकार तय करेगी, आप एक्स्ट्रा नहीं कमा सकते। तो प्रति व्यक्ति आय निम्न रहती है, निम्न का मतलब है कम रहती है, लो पर कैपिटा इनकम। जब मेरी इनकम ही कम होगी और मैं अपनी सुविधा अनुसार चीज़ें नहीं मंगा सकता हूँ, जो सरकार देगी वही, तो मेरा जीवन रहन सहन लिविंग स्टैंडर्ड वो भी तो निम्न स्तर का रह जाएगा ना। को निम्न जीवन स्तर, ऐसे करके ये पॉइंट इसके नकारात्मक हो गए। तीसरा सिस्टम क्या था? मिश्रित अर्थव्यवस्था, है ना। देखो कैपिटलिज्म मालूम चला, हमें कम्युनिस्ट मालूम चला, अब आती है मिक्स्ड इकोनॉमी या मिश्रित अर्थव्यवस्था। ये देखा गया कि ना तो ये पूरी तरीके से सही है पूंजीवाद 100%, ना साम्यवाद में 100% अच्छाइयाँ हैं। जब दोनों में अच्छाई और बुराइयों का संयोग है तो क्यों ना हम ऐसा करें कि दोनों को मिला करके एक नया सिस्टम बना दें, है ना, कि कुछ गुण इसके ले लें कुछ गुण उसके ले लें। तो उस व्यवस्था को कहते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी, है ना। तो यहाँ क्या था, इसकी परिभाषा में बताया था कि यहाँ निजी और सरकारी दोनों का सह अस्तित्व होता है, दोनों मिलकर के चलते हैं। ठीक है, तो दोनों मिलकर के चलते हैं। वर्तमान में कोई देश ऐसा नहीं है जिसके यहाँ पर ये चीजें ना होती हों। और इसका जनक किसको बताया था?
जॉन मेनार्ड कीन्स करके वो फेमस है, वो इसके जनक माने जाते हैं। तो भारत भी जो है इसी प्रकार की व्यवस्था वाला देश है। और इवन मैंने आपको लिखवाया भी था कि विश्व में कोई देश ऐसा नहीं है जो आज पूरी तरीके से पूंजीवादी हो या पूरी तरीके से साम्यवादी हो। सभी के यहाँ मिश्रित अर्थव्यवस्था है, बस फर्क है तो किसका, परसेंटेज का। किसी के यहाँ 90 होगी तो किसी के यहाँ 10 होगी, किसी के यहाँ 50 होगी तो किसी के यहाँ पर 40 होगी। ये समझ में आ गई तीनों प्रकार की व्यवस्थाएं। ठीक, अब अगला पॉइंट है कि अर्थशास्त्र में परंपरागत रूप से 5 चीजों का अध्ययन करते थे। मैंने आपको पहले दिन ही बताया था कि वी स्टडीड 5 मेजर थिंग्स इन इकोनॉमी। कौन कौन सी 5 चीजें? एक होता है प्रोडक्शन, है ना, लिख लो। अर्थव्यवस्था में मुख्य रूप से 5 चीजों का अध्ययन किया जाता है। प्रोडक्शन हिंदी में इसे बोलते हैं उत्पादन। दूसरा कौन सा होता है? दूसरा होता है डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन को कहते हैं वितरण। तीसरा आता है, इसे कहते हैं एक्सचेंज। एक्सचेंज को कहते हैं विनिमय। चौथा आता है कंज्यूम करना यानी उपभोग। और 5वां आता है रेवेन्यू, राजस्व। ये पांचों क्या हैं? बिल्कुल सरल तरीके से समझाते। सबसे पहले लिया प्रोडक्शन। बता पाओगे प्रोडक्शन किसे कहते हैं? व्हाट इज प्रोडक्शन? बोलो। उत्पादन करना क्या? कच्चे माल से को निर्मित माल में बदलना। सिंपल सी बात है। मान लो ये है गन्ना, ये गन्ना है ना। अब शुगर केन या गन्ना जो है खेतों में उगाया जाता है। अब हमें जरूरत है किसकी? चीनी की। तो गन्ने से चीनी बनाना, तो कच्चे माल से ऐसा तो है नहीं कि गन्ना खेत में लाए, छिलका निकाला, चीनी निकल पड़े, नहीं ना भाई। इसकी पिराई होगी, इसमें से रस बनेगा, फिर उस रस को वेपोरेट करेंगे, फिर उस केमिकल जो रहते हैं उनके ऊपर निकाला जाएगा, तब जाकर के क्या बनेगी? चीनी। तो उत्पादन का मतलब है कच्चे माल को निर्मित माल में बदलना। यह कहलाता है प्रोडक्शन। कच्चे माल को निर्मित माल में बदलना। ठीक है भाई, तो उत्पादन हो गया। दूसरा शब्द है डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि वितरण। वितरण को कैसे समझेंगे? तो वितरण को समझेंगे भाई उत्पादन कहाँ हुआ? फैक्ट्री में होगा, कारखाने में होगा। अब कारखाने से क्या हम खरीदने जाएंगे? हम तो बाजार में जाएंगे ना खरीदने, अपनी जरूरत का सामान मार्केट में खरीदेंगे। उत्पादन फैक्ट्री में होता है, खरीदते हैं हम बाजार से। तो अब इस कारखाने से सामान को कहां लेकर आना? बाजार तक लेके आना। वो व्यवस्था क्या कहलाएगी? वितरण कहलाएगी। तो इसको ऐसा लिख सकते हैं कि उत्पादक केंद्र से बाजार तक पहुंचाना। तो ये हो गया वितरण। तीसरा पॉइंट क्या बताया था इसमें? तीसरा था एक्सचेंज। एक्सचेंज का मतलब है विनिमय। अब बाजार में सामान आ गया है ना, हम उस सामान को ले लेते हैं, तो बदले में उसे क्या देते हैं? मुद्राएं। अब 2000 के नोट तो बंद करवा दिए सरकार ने अभी, है ना। तो बदले में हम क्या देते हैं? उसको मुद्रा देते हैं। तो मुद्रा क्या हो गई? यहां पर माध्यम हो गई। अब माध्यम किस बात का? विनिमय का। या तो भाई आप एक सामान लेते, बदले में दूसरा सामान मुझे देना पड़ता, तो इसे क्या कहते हैं? वस्तु विनिमय प्रणाली। कि एक वस्तु के बदले में दूसरी वस्तु ले ली। अब यहां चूंकि वस्तु किसके बदले में कितनी मिलेगी ये कौन तय करेगा? उदाहरण के रूप में ऐसे समझ लो कि आपके यहां कौन सी फसल का उत्पादन होता है?
गेहूं सोयाबीन का, मेरे यहाँ सरसों का होता है, ठीक है। अब हम दोनों आपस में, मुझे गेहूं की ज़रूरत है, आपको तिलहन यानी सरसों की ज़रूरत है, तो अब कैसे करेंगे? अब मैं बोलूं कि भाई 1 क्विंटल गेहूं के बदले में मैं तो सिर्फ आपको 1/4 यानी 25 किलोग्राम सरसों दूंगा, तो ये कैसे तय होगा? आप बोलोगे अच्छा हमारा तुम 1 क्विंटल दे रहे हो, आप हमें 1/4 बोला, ये नहीं चलेगा, मैं तो गेहूं के बदले में 2 बोरा सरसों खरीदूंगा। तो ये तय कौन करेगा? जिसकी जैसी जरूरत होगी। अब पता चला कि सरसों तो खा नहीं सकता भाई, उसका तो तेल निकाला जाएगा, लेकिन गेहूं तो भोजन के रूप में है, और आप ही अकेले सप्लायर हो, तो मजबूरी में मुझे आपकी बात माननी पड़ेगी, ठीक है ना। तो ये बड़ा गड़बड़ वाला काम हो जाता है कि कौन तय करेगा। इसलिए क्या किया गया कि इसके लिए मुद्रा लेकर आए, करेंसी लेकर आए। पहले सोने की मुद्राएं चलती थी, फिर चांदी की चली, तो यानी मेटल के कॉइन चलते थे, अब कागज की मुद्राएं चलती हैं। तो विनिमय के रूप में हम मुद्रा, गेहूं की भी कीमत हो गई कि ये इतने रुपए का है, सरसों की भी हो गई, जिसको जैसी जरूरत उस हिसाब से पैसे ले लेगा, दे देगा, है ना। तो इसे कहते हैं एक्सचेंज, यानी कोई वस्तु लेते हैं या कोई सेवाएं लेते हैं, बदले में हम उसको मुद्रा दें। अब मैं यहाँ आपको कोई वस्तु नहीं दे रहा हूँ, सेवा दे रहा हूँ। शिक्षा एक सेवा में आती है, बदले में आप भी सेवा देने लगो कि ठीक है सर, आपका इतने घंटे का लेक्चर हमने झेला था, आप भी हमसे इतने घंटे का सुन लो, हो गया बराबर काम। तो ये सब चीजें एक तय होती हैं। तो ये तीसरा पॉइंट जिसका अध्ययन करते हैं इकोनॉमी में, ये हो गया। चौथा आता है कंज्यूम करना। विनिमय का लिख सकते हैं कि किसी वस्तु या सेवा के बदले में मुद्रा का आदान प्रदान करना, क्योंकि अब माध्यम के रूप में करेंसी आ गई है। आदान प्रदान करना, भाई जो वस्तु या जो सेवा देगा उसे मिलेगी, और जो खरीदेगा, जो उपभोग करेगा, उसको देनी पड़ेगी। माध्यम के रूप में मुद्रा का आदान प्रदान करना, ठीक है। ये यहां हो गया। नेक्स्ट चौथा था कंज्यूम करना या उपभोग करना। उपभोग करना। अब चीनी तो बन के तैयार हो गई, कारखाने में, बाजार में सेल हो रही थी, वहां से आप ले आए, यानी आपने पैसे खर्च किए, तो ये एक्सचेंज तक तो सिस्टम समझ में आ गया। अब आपकी ज़रूरत है कि आप लस्सी बना के पीना चाहते हो या चाय बना के पीना चाहते हो, तो अब लस्सी और चाय बनाने के लिए आपको उस चीनी को उसमें डालना पड़ेगा। तो वो सारी जो क्रियाएं हम करते हैं उसको कहते हैं उपभोग। यानी यहाँ लिखो, उपभोग में अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए की जाने वाली गतिविधियां उपभोग कहलाती। की जाने वाली गतिविधियां उपभोग कहलाती। 4 पॉइंट क्लियर हो गए। 5वां था रेवेन्यू। तो रेवेन्यू के अंतर्गत, राजस्व के अंतर्गत क्या होता है, यानी कि आय और व्यय, कितना पैसा आया, कितना खर्च हुआ, कहाँ आया, कहाँ खर्च हुआ, इस सब का लेखा जोखा रखना। तो ये सब काम बजट के माध्यम से होते हैं, है ना। तो इसमें लिख लो कि सरकार के द्वारा आय और व्यय का प्रबंधन किया जाता है, मैनेजमेंट करती है आय और व्यय का प्रबंधन करना। तो ये 5 चीजें जो थी, हम इकोनॉमी के अंदर प्रमुख रूप से, परंपरागत रूप से अध्ययन करते रहे। वर्तमान में अब सिर्फ इन्हीं चीज़ों का अध्ययन नहीं किया जाता है, इसके साथ मैंने लिखवाया था अंतर्राष्ट्रीय व्यापार भी जुड़ जाता है इंटरनेशनल लेवल पर। इसमें बैंकिंग भी आ जाती है, इंश्योरेंस भी आ जाता है, WTO जैसे संस्थानों का अध्ययन भी आ जाता है, यानी बहुत सारी चीज़ें इसमें जुड़ जाती। तो ये अब यहाँ पर शब्द आया था उत्पादन करना, प्रोडक्शन, यानी कच्चे माल को निर्मित माल में बदलना। पूछा जाए कि भाई प्रोडक्शन करने के लिए क्या क्या आवश्यक तत्व होते हैं।
आप उत्पादन करना चाहते हो, अर्थशास्त्र की भाषा में मैं बात करूं तो उस उत्पादन के लिए क्या क्या चाहिए? 5 चीजों की जरूरत पड़ती है। वो 5 चीजें कौन सी? कि भाई उत्पादन चाहे आप कृषि का करते हो या कोई कारखाना लगाते हो, तो ना तो हवा में खेती की जा सकती है, ना हवा में कोई कारखाना लगेगा, उसके लिए हमें जमीन चाहिए। एंड यानी कि पहला पॉइंट लिखो, आप यहां पर लिख लो कि उत्पादन के लिए 5 आवश्यक तत्व होते हैं। पहला, भूमि। अब जमीन हो गई। दूसरा है, जमीन से अकेले से काम नहीं चलेगा ना। मेरे पास खूब बड़ा प्लॉट पड़ा था, खेत पड़ा था, लेकिन उस पर मशीनरी लगानी है या उस पर अन्य संसाधन जुटाने हैं, तो उसके लिए पूंजी की आवश्यकता पड़ेगी ना, कैपिटल। तो दूसरा पॉइंट आता है कैपिटल यानी कि पूंजी। जमीन भी हो गई, पैसा भी हो गया। अब कैपिटल देखो 2 तरीके की होती है। जैसे मान लो आप क्या करना चाहते हो, आप कोई रेस्टोरेंट या कोई कारखाना, छोटा सा उदाहरण रेस्टोरेंट का ले लें। आप एक रेस्टोरेंट खोलने के मूड में हो, आपके पास जगह थी, तो अब जगह के बाद क्या करना है कि उसके लिए बिल्डिंग भी चाहिए, प्लस आपको उसका सेटअप भी चाहिए कि उसमें जो चीज़ें लगेंगी, गैस लगेगी, टेबल कुर्सी लगेगी, तो उसके लिए पैसा चाहिए ना। ये पैसा भी खर्च हो गया, यानी ये वो एसेट है जो फिक्स है। प्लस वहाँ वर्कर जो काम करेंगे उनकी आपको डे बाई डे में सैलरी देनी पड़ेगी, यानी उसको चलाने के लिए, वो उसे हम रनिंग बोलते हैं। तो ऐसे करके पूंजी की भी आवश्यकता पड़ गई। ठीक है, पूंजी हो गई, जमीन हो गई, अब चाहिए लेबर यानी कि कार्मिक या श्रमिक, कार्य करने वाले व्यक्ति लोग होंगे तभी तो काम कर पाएंगे। उत्पादन बिना व्यक्तियों के कैसे उत्पादन करेंगे? तो तीसरा पॉइंट आता है लेबर यानी कि श्रमिक या कार्मिक। चौथा आ जाता है ऑर्गेनाइजेशन यानी कि इसे कहते हैं संगठन। बड़े स्केल पर आप उत्पादन करना चाहते हो तो ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ बातों बातों में हो जाओगे, भाई तुम ये करना है, तुम ये करना, नहीं। यहाँ कामों को, संगठन का मतलब है ऑर्गेनाइज करना, यानी सही तरीके से बांट देना। जैसे पुलिस विभाग, अब पुलिस विभाग में सभी क्या अपने आप को एसपी समझने लगे? सभी एक संगठन है ना, कि आप कांस्टेबल हैं, आपके ऊपर हेड कांस्टेबल होगा, फिर एएसआई होगा, एसआई होगा। ऐसे ही ऑर्गेनाइजेशन में कि ये काम करेंगे इस मशीन पर, इनकी निगरानी ये वाला व्यक्ति करेगा, उनकी निगरानी के लिए ये है, तो वो पूरा ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम है ना। तो उत्पादन के लिए जरूरी हो जाता है चौथा पॉइंट, ऑर्गेनाइजेशन। आपके पास ये चारों चीजें हैं, पैसा भी है, जमीन भी है, लेबर भी है यानी काम करने वाले व्यक्ति भी है, संगठन भी है, तो क्या उत्पादन हो जाएगा? मान के चलो आप आईएएस ऑफिसर बनना चाहते हो, आईएएस बनने के लिए आप पैसा भी लगेगा, पढ़ाई की कोचिंग करनी है, किताबें लेनी है, प्लस संगठन मतलब जो ये कोचिंग पढ़ाएगा भाई उसका ले रहे हो, वो सब कर लिया है ना। कितने घंटे पढ़ोगे, कब पढ़ोगे, ये भी सब आपका सिस्टमेटिक है। लेकिन अंदर से आपको फीलिंग डरे हुए हो, अरे इतने लाख लोग बैठते हैं, वैकेंसी तो मात्र इतनी आती है, मेरा होगा कि नहीं होगा। ऐसे ही मान लो आप रेस्टोरेंट खोल रहे थे, पहले से इतने दुनिया भर के खुले हुए, अरे मेरा सामान सेल होगा कि नहीं होगा। अंदर से जब आप डरे हुए हो तो कोई काम नहीं हो सकता। यानी 5वीं लेकिन सबसे कम अनिवार्य चीज है वो है साहस, करेज, हिम्मत। तो 5वां होता है साहस। साहस ये नहीं होगा, व्यक्ति काम नहीं कर पाएगा। वो डर लगा रहेगा तो उसका कितना ही उसको पैसा दे दो, कितनी अच्छे वर्कर दे दो, तो भी वो खत्म कर देगा। और अगर साहस है तो हवाओं में जी करके भी, अगर कुछ कमी भी है तो भी वो पूरा कर लेगा, नहीं मैं तो कर लूंगा ना। तो उत्पादन के लिए ये 5 अनिवार्य तत्व होते हैं। यानी हम छोटी छोटी चीज़ों से आगे बढ़ रहे हैं। इकोनॉमी में 5 चीज़ों का अध्ययन करते थे, जिसमें उत्पादन था, वितरण था, उपभोग था, एक्सचेंज था, राजस्व था। उत्पादन के लिए 5 चीज। अब नेक्स्ट आता है कि आखिर ये उत्पादन करते क्यों हैं? व्यक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ना। अब आवश्यकता, डिमांड कह लो, नीड कह लो, आवश्यकता के भी कई सारे पॉइंट होते हैं। 3 प्रमुख आवश्यकता है। जैसे मान के चलो आवश्यकता के 3 प्रमुख कंपोनेंट हैं। इच्छा होना,
इच्छा होना। आप जैसे सिनेमा देखने जाते हो, मूवी देखने जाते हो या कहीं घूमने जाते हो, तो क्यों जाते हो? क्योंकि आपकी इच्छा होती है कि मैं अपने दिमाग को रिलैक्स करना चाहता हूं। कैसे होगा? मुझे लगता है कि ये पिक्चर देखने से, ये मूवी देखने से मुझे, तो मूवी देखने की आपके अंदर क्या होगी? इच्छा होगी। सिर्फ इच्छा होने से आपकी आवश्यकता तो पूरी नहीं हुई ना। अब इच्छा पूर्ति के लिए धन होना, आज मूवी देखने जाना चाहते हो तो उसके लिए भी टिकट के पैसे होना चाहिए, या अच्छा खाना खाना चाहते हो तो भी पैसे होना चाहिए, घूमने जाना चाहते हो तो भी पैसे होना चाहिए। इच्छा हुई, इच्छा पूर्ति के लिए धन भी है, यानी जेब में पैसा भी है, मगर खर्च नहीं करना चाहते, तो कैसे काम चले? तो वो पैसा, जैसे पता चला कि मूवी देखने गए, टिकट जो 100 रुपए का था वो 500 रुपए का मिल रहा है, उस दिन ब्लैक में मिल रहा है, बहुत लोग गए हुए हैं, तब अब आप बोलते हो नहीं ले लो, मुझे तो बस, मेरे तो इसको देखना ही देखना है, कुछ भी हो जाए, तो कितना जल्दी आप उस पैसे को खर्च कर देते हो। जितनी जल्दी कर दोगे उतनी जल्दी आपकी आवश्यकताएं पूरी हो जाएंगी। तो धन व्यय करने की तत्परता होना, रेडीनेस, कितनी जल्दी, यह आवश्यकता के 3 महत्वपूर्ण पॉइंट थे। ठीक, बेसिक ये हो गई क्लियर। अब फादर ऑफ इकोनॉमिक्स किसको बताया था? एडम स्मिथ को बताया था। तो इनको क्यों बताया था फादर ऑफ इकोनॉमिक्स? ये हैं एडम स्मिथ महोदय, क्योंकि 1776 में ये पूछी जाएगी। 1776 में इनके द्वारा ये किताब लिखी गई, वेल्थ ऑफ नेशन। इसका पूरा नाम तो काफी बड़ा था, पूरा नाम है एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। हमें सिर्फ वेल्थ ऑफ नेशन से पूछी जाएगी। 1776 में ये किताब लिखी। ये किताब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देती है। 1777 में पहला विश्व का देश अमेरिका, उसने इन सिद्धांतों को अपने यहाँ लागू किया और वो विश्व का सबसे अमीर देश बन गया। तो अन्य देश जो थे वो भी इसको मानने लगे। तो एडम स्मिथ ने अपनी इस किताब में बताया है कि इकोनॉमी इज साइंस ऑफ मनी, यानी ये धन का विज्ञान है या धन का शास्त्र है। देख लो, एडम स्मिथ के अनुसार अर्थशास्त्र धन का शास्त्र है। ठीक है भाई, एडम स्मिथ ने धन का शास्त्र बता दिया। किताब पूछ सकते हैं प्रीलिम्स में। एक यही किताब नहीं, धन का शास्त्र है। अर्थशास्त्र धन का शास्त्र है अथवा धन का विज्ञान। इसके अलावा भी और भी किताबें पूछी जा सकती हैं। दूसरे एक व्यक्ति, उनका नाम आता है, लिख लो, अल्फ्रेड मार्शल। अल्फ्रेड मार्शल। इनकी किताब है प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स। प्रिंसिपल्स मतलब सिद्धांत, इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र के सिद्धांत। इसमें ये क्या बात करते हैं? ये बोलते हैं एडम स्मिथ क्या बोलते थे कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, यानी वो धन की पूरी जोर देते हैं कि पैसा है तो सब कुछ है, यही सब। इन्होंने बोला है कि अर्थशास्त्र जो है ये कल्याण का शास्त्र है। देखो, अल्फ्रेड मार्शल के अनुसार अर्थशास्त्र कल्याण का शास्त्र है, यानी टूल ऑफ वेलफेयर कहा इन्होंने। ऐसा इसलिए कहा, उन्होंने कहा देखो, अर्थशास्त्र में होता क्या है कि व्यक्ति एक तो अपने व्यक्तिगत चीज़ों के लिए काम करता है। जैसे पहले व्यक्ति अपने बारे में सोचेगा कि मैं स्वयं, मेरा परिवार सबके लिए अच्छा हो जाए, फिर पैसा बचता है तो उससे वो दूसरों की भलाई का काम करेगा। और यदि सरकारें दूसरों की भलाई के लिए काम करना चाहती है तो कैसे करेगी?
कोई हॉस्पिटल खोलेगी, उनके लिए रहने की व्यवस्था करेगी, शिक्षा की, तो ये सब पैसे से ही तो होगा। तो इकोनॉमिक्स में यही तो काम हो रहा है, वेलफेयर। तो अर्थशास्त्र कल्याण का शास्त्र भी तो हुआ, ठीक है। तो अल्फ्रेड मार्शल की किताब याद रखना, ठीक है। इसके बाद एक और नाम लिखना है, प्रोफेसर लियोनेल रॉबिन्स। देखो, प्रोफेसर रॉबिन्स या लियोनेल रॉबिन्स, उनकी किताब है एन एसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस। ये लिखी है, एन एसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस। तो पहले एडम स्मिथ बोलते हैं वेल्थ ऑफ नेशन, के कैसे किसी देश को समृद्धशाली बना सकते हैं, तो बना सकते हैं पैसे से, धन का शास्त्र। अल्फ्रेड मार्शल बोल सकते हैं लोक कल्याण करना है तो इकोनॉमिक्स, तो कल्याण का टूल बता दिया। लियोनेल रॉबिन्स ने अपनी किताब में कहा है कि जो अर्थशास्त्र है ये संसाधनों के, ट्रेस करके लिखो, संसाधनों के, नहीं, संसाधन के पहले सीमित संसाधनों के, सीमित संसाधनों के इष्टतम उपयोग से संबंधित मानवीय व्यवहार का अध्ययन है। सीमित संसाधनों के इष्टतम उपयोग से संबंधित मानवीय व्यवहार का अध्ययन है, लियोनेल रॉबिन्स ने ये कहा। अब ये इनकी अलग कहानी है, कैसे समझ में आएगी, तो ये उदाहरण उस दिन मैंने आपको दिया था कि मान लो आपको उज्जैन जाना है। अब उज्जैन जाना है, जेब में सिर्फ 20 रुपए हैं, यहाँ से 65 किलोमीटर की दूरी है। अब कैसे जाओगे, 2 दिन से खाना भी नहीं मिला है। तो यहाँ संसाधन जो हैं वो कैसे हैं, सीमित हो गए, लिमिटेड है, क्योंकि मात्र 20 रुपए। अगर 2000 रुपए होते तो हम आराम से अरेंजमेंट कर सकते थे जाने का, लेकिन संसाधन सीमित हैं। तो उन सीमित संसाधनों का आप क्या करते हैं, बेहतर उपयोग करते हैं कि नहीं करते हैं। तो बेहतर उपयोग कैसे करते हैं, दिमाग चलाया कि लिफ्ट ले सकते हैं तो 20 रुपए भी बच जाएंगे, किसी दोस्त से बोल सकते हैं भाई वहां तक छोड़ दे, या भूख लगी है तो कहीं कोई ऐसा स्थान देख लेते हैं, कोई भंडारा मिल जाए, या ऐसी कोई वस्तु खरीदेंगे जो कम पैसे में आती हो लेकिन हमारी जो भूख है उसको शांत करती हो। हम ऐसे 20 रुपए में सोचें कि 5 स्टार होटल का खाना खा लें, पॉसिबल नहीं है। तो संसाधन कैसे हुए, सीमित हुए, और मनुष्य क्या करना चाहता है उन संसाधनों का, बेहतर उपयोग, इष्टतम उपयोग। तो यही अध्ययन इकोनॉमिक्स के अंतर्गत किया जाता है। लियोनेल रॉबिन्स ने यही कहा है। तो अब इनकी परिभाषा समझ में आ गई। तीसरी 2 किताबें जरूर याद रखना, एडम स्मिथ की वेल्थ ऑफ नेशन और अल्फ्रेड मार्शल की प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, ठीक। इसके बाद हमने ये समझा था कि अर्थव्यवस्था के प्रकार, टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, है ना, जिसमें हमने बोला था एक होती है कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था, एग्रीकल्चरल इकोनॉमी या एग्रेरियन इकोनॉमी, कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था। क्या थी बताओ मुझे, क्या होती है कृषि पर, पैसे पर, कृषि पर। तो कैसे, कृषि तो जैसे हमारे देश में भी होती है, अमेरिका में भी तो कृषि होती है, मगर अमेरिका को तो हम कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था नहीं बोलते हैं, उसको तो औद्योगिक बोलते हैं, विकसित देश बोलते हैं। तो वो परसेंटेज कितना और किसका, वहाँ के जो बच्चे हैं स्कूल में जाते हैं उसका परसेंटेज। कितने बजे का टाइम था विराज, कितने बज गए खुसरो, गणेश भी है क्या, आओ विराजो विराजो विराजो, मिठाई लेके आया, आते हैं, अभी बैठो सुनो। क्यों भाई, कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, ये कपड़ा ले लो, बताओ। कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था
हाँ, मैंने कहा था आपसे कि ऐसा देश जिसके जीडीपी का मतलब क्या था? सकल घरेलू उत्पाद, यानी उस देश की एक साल की टोटल इनकम। तो उस टोटल इनकम में, जैसे मान के चलो आपके परिवार की इनकम एक साल में कितनी है? कितनी है? 1-1.5 लाख, 10-12 लाख, मान लेते हैं 12 लाख रुपए आपकी एक साल में इनकम है। महीने का 1 लाख रुपए इनकम है। ये 12 लाख रुपए कहां से आता है? पूरा का पूरा, यानी 100%, 100% आपकी जो इनकम है वो कहां से आ रही है? कृषि से आ रही है। अब आपके घर का जीडीपी क्या हो गया? टोटल इनकम एक साल की 12 लाख। ऐसे ही हम पूरे देश की जो इनकम करते हैं ना, उसकी थोड़ी देर में लगाता हूं। पूरे देश की जो इनकम करते हैं उसको हम एक प्रकार से जीडीपी कहते हैं। तो अगर ये मान लो 12 लाख रुपए में से पता चलता कि 4 लाख रुपए कोई दुकान है आपकी, वहां से आ रहे हैं, 4 लाख रुपए कोई जॉब करता है वहां से आ रहे हैं, और 4 लाख रुपए आपके कृषि से आ रहे हैं, तो ये 3 अलग अलग भाग हो गए। तो हम आपके परिवार को ये नहीं कह सकते थे कि आपका परिवार कृषि प्रधान परिवार, क्योंकि 3 अलग अलग जगहों से इनकम हो रही है। हम आपके परिवार को कृषि प्रधान तभी कह सकते थे जब कम से कम 12 में से 6 लाख रुपए कृषि से आते, कम से कम। तो यहां तो पूरे 12 लाख थे, तो आप तो कृषि प्रधान हो गए। अब एग्रीकल्चरल इकोनॉमी से मतलब ऐसे देश की अर्थव्यवस्था जिसके जीडीपी में कम से कम 50% कृषि से इनकम होती हो, कम से कम, है ना? तो वो कृषि प्रधान हो गया। वैसे ही औद्योगिक इंडस्ट्रियल क्या हो जाएगी? ऐसा देश जिसके जीडीपी में कम से कम 50% इनकम उद्योग से होती हो। वैसे ही सर्विस इकोनॉमी क्या हो जाती है? ऐसा देश जिसके जीडीपी में कम से कम इनकम 50% कहां से हो? सर्विस सेक्टर से हो। तो उसको हम क्या बोलते हैं? सेवा प्रधान अर्थ। भारत के आंकड़े क्या कहते हैं कि लगभग हमारे देश में जीडीपी कृषि का योगदान 12 से रह गया है। कभी 13 हो जाता है, कभी 12। फिर भी हम क्या लिखते हैं? भारत एक कृषि प्रधान देश है, या भारत एक कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था वाला देश है। ये फॉर्मूला तो उल्टा हो गया। तो क्या कहना चाहिए? यहां सबसे ज्यादा इनकम कौन से सेक्टर से हो रही है? सर्विस से हो रही है। तो हमें तो सर्विस वाला कहना चाहिए, हम तो विकसित देशों में आ जाते। अब विश्व में वो सारे देश विकसित हैं जिनके यहाँ पर आय सर्विस सेक्टर से ज़्यादा होती है या उद्योगों से होती है। कृषि वाला तो पिछड़ा है। हमारे यहाँ आय तो कृषि से बहुत कम है, फिर भी हम कृषि प्रधान है। तो उसका कारण एक और है, सिर्फ जीडीपी की इनकम नहीं देखते, दूसरा क्या देखते हैं? रोजगार देखते हैं कि उस देश की ज़्यादातर आबादी अपना जीवन यापन कहाँ से कर रही है। तो हमारे देश में आज भी लगभग 58-60% लोग कृषि से ही अपना रोजगार चलाते हैं, इसलिए कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था वाला देश है। ठीक है, फिर ये थे अर्थव्यवस्था के प्रकार। फिर आते हैं अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, सेक्टर। तो वो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी के रूप में बताया था ना। तो प्राइमरी यानी प्राथमिक। प्राथमिक क्या होता है भाई? मतलब प्राथमिक क्षेत्र अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र है जो कि प्राकृतिक वस्तुओं के आधार पर अपना काम करे। यानी इसमें कृषि आएगा, इसमें पशुपालन आएगा, इसमें मछली पालन आ जाएगा, इसमें जो खनन होता है, उद्योग, जो खनिज, वो भी इसके अंतर्गत आ जाता है। तो प्राइमरी सेक्टर इकोनॉमी में यानी वे संसाधन सम्मिलित होते हैं जो प्रकृति प्रदत्त हैं ना। उस दिन लिख चुके हो आप, पहले दिन, है ना। तो वो हो गए। फिर सेकेंडरी क्या होता है? द्वितीयक, यानी प्राथमिक वाले को आप कच्चे माल के रूप में ले लो और इसका मशीनों से कुछ निर्मित माल बना लो। तो इसमें जैसे कृषि से गन्ना लिया और चीनी बना ली, तो चीनी क्या हो गया? सेकेंडरी हो गया, द्वितीयक हो गया। तो इसे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी बोलते हैं। मैन्युफैक्चरिंग मतलब विनिर्माण, कुछ बनाना कारखाने से। लो इस्पात तो का उससे मिला खनन से, लेकिन उससे स्टील जो बनाते हो, है ना, यानी उसका स्टील का जो खनन है वो अलग अलग प्रकार का लोहा मिलता है, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, 4 प्रकार होते हैं ना। अब उससे आपने स्टील बना ली तो वो दूसरे सेक्टर में आ जाएगा। और तीसरा सेक्टर वो है जो पहले और दूसरे की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। ना तो आप कृषि बिना व्यक्ति के कर सकते हो, ना खनन बिना व्यक्ति के कर सकते हो,
तो इसमें सेवाएं आएंगी, है ना, इसमें एजुकेशन आ जाएगी, बैंक आ जाएगा, ट्रांसपोर्ट आ जाएगा, कम्युनिकेशन, ये सब कुछ इसके अंतर्गत। तो ये अर्थव्यवस्था के 3 सेक्टर हो, ठीक है। ये क्लियर हो चुका है, कैपिटलिज्म, कम्युनिस्ट और ये सब। अब आता है मूल परीक्षा इसका 2024 के नए सिलेबस में पहला टॉपिक है पेपर 3A का, भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएं। ये तो जानकारी थी जिसके बेस पे प्रीलिम्स सॉल्व कर लोगे। अब उन्होंने प्रश्न पूछा कि भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएं विस्तार से लिखिए या उसके प्रमुख बिंदु बताइए। तो लिखना तो सीख लेंगे, बाद में पता चल जाए कि हाँ ये विशेषता है। जैसे मोबाइल है तो मोबाइल की क्या विशेषताएं आप जो लेके आए हैं बताओ। स्माइली फोटो खींच देता है, हाँ 5G चला देता है, देखा अपग्रेड हो गए। काहे में सिलेक्शन हो गया तुम्हारा ये बताओ। बधाई हो, है ना, अपग्रेड हो ही गए। 5G तो एंटीना पकड़े गई, हम अभी भी 3G चला रहे हैं BSNL में, पता है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएं बता सकते हो आप कि हमारे भारतीय अर्थव्यवस्था की क्या विशेषताएं हैं? कुछ भी आती हो वो बोलो, जरूरी नहीं है कि हमें किताबी तरीके से बोलना है। आपको जो विशेषताएं समझ में आती हैं वो बताओ, क्या फीचर है हमारी अर्थव्यवस्था के? मिश्रित अर्थव्यवस्था, यही भी एक विशेषता है। और सरकार पे किसी का जनता, किसान पंजाब की घेर के खड़े हैं, एक पंजाब से ही सरकार परेशान है। मतलब श्रम पर व्यक्ति का अधिकार है। यहां ऐसा नहीं है कि सरकार कंपलसरी कर दे कि भाई आपको तो ये करना ही पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं। तो और भी कई विशेषताएं, जैसे हमारे यहाँ क्या है, साक्षरता की दर कम है, ज़्यादा नहीं है। तकनीकी ज्ञान भी लोगों को कम है। हम रूढ़िवादी समाज वाले लोग हैं, बदलाव नहीं चाहते हैं। तो थोड़ी सी ये विशेषताओं से पहले हम अपने इतिहास को ले लेते हैं। इतिहास 3 भागों में बटा हुआ है। एक कौन सा रहता है? सिंधु घाटी सभ्यता ले लें, क्योंकि ये तो बहुत विकसित है ना। हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता जो थी ये कैसी सभ्यता थी? क्या कृषि प्रधान थी? व्यवसाय, ये व्यापारी लोग थे, यानी ये मुख्य रूप से व्यवसाय का व्यापार होता था इनका दूसरे देशों में। तो हड़प्पा कालीन सभ्यता मुख्य रूप से व्यापार पर चलने वाली अर्थव्यवस्था थी। यानी हम, ये सभ्यता कितनी साल पुरानी, 5000 साल पुरानी होगी। उस समय भी भारत विकसित था। हड़प्पा के बाद बड़ी डायनेस्टी अगर हम ले लेते हैं तो जैसे मौर्य काल ले लेते हैं, जिसमें पूरा भारत एक था। मौर्य काल में भी हमारी जो अर्थव्यवस्था थी वो बहुत उच्च स्तरीय थी, यानी एकीकरण हुआ था पूरे राष्ट्र का। छोटी छोटी रियासतें खत्म होकर के, यानी यहां राष्ट्र के एकीकरण की भावना आई थी। एकीकरण की भावना आई थी तो व्यापार वाणिज्य भी बड़े उस पर था और कृषि में भी विकास हुए थे। यानी प्राचीन भारत को अगर आप देखें तो हम अच्छे लेवल पे, एडवांस लेवल वाले लोग थे, ठीक है ना। देखो प्रश्न ऐसा नहीं आएगा कि वर्तमान की विशेषताएं, वो तो हर कोई लिखेगा। कहीं ऐसा आ गया कि भारतीय अर्थव्यवस्था की हड़प्पा से अभी तक की विशेषताएं संक्षिप्त में, तो आपको ये पॉइंट बनाने पड़े। दूसरा, अब चलते हैं किसमें? मध्यकाल में। मध्यकाल किसे कहते हैं? जैसे जब ये खत्म हुआ प्राचीन काल, राजपूतों के बाद यानी दिल्ली सल्तनत स्टार्ट होती है, मुगल डायनेस्टी आती है, उस समय से कई जगह हम राष्ट्रकूट और इनको भी मध्यकाल में ही पढ़ लेते हैं ना। तो इस समय क्या होता है कि भारत में मध्यकाल में राष्ट्रकूट भी हैं। और कौन कौन से वंश थे इनके समकालीन? हाँ, है ना, प्रतिहार, गुर्जर, प्रतिहार, ये सब थे। तो ये मध्यकालीन मानी जाती है। वही 8वीं 9वीं शताब्दी से शुरू कर लो और 17वीं शताब्दी के बीच में जब अंग्रेजों का आना होता है तब तक। इस समय की जो अर्थव्यवस्था थी खराब थी, अच्छी थी? अच्छी थी तभी तो ये आए थे अंग्रेज लूटने हमको। अगर खराब होती तो क्यों आते? वहां क्यों नहीं चले गए यमन में, है ना, ऐसे देशों में। तो उस समय भी हमारी अर्थव्यवस्था बहुत उच्च स्तर इवन मुगल भी हमारी अर्थव्यवस्था की अच्छी स्थिति को देखते हुए ही तो आए। तीसरा काल आता है आधुनिक या उपनिवेश काल कह लो इसे।
बस ये सबसे खराब काल था। इस समय जो हमारी अर्थव्यवस्था थी पूरी तरीके से अंग्रेजों ने नष्ट कर दी, हमें पूरी तरीके से उन पर निर्भर बना दी। यानी कि विश्व इनका विकास यानी अंग्रेजों का विकास हमारी वजह से हुआ। भारत की एक तरीके से बलि दे दी इन्होंने अपने आप को ऊपर बढ़ाने की, है ना। तो ये एक सिस्टम के रूप में। अब आती हैं भारत की विशेषताओं को दो भागों में बांटेंगे। एक परंपरागत जो चलती रही है यानी आंख बंद करके भी हम उनको बता सकते हैं। दूसरी 2-3 पॉइंट आपको रखने पड़ेंगे कि वर्तमान में क्या चेंज आया है। तो भारत की स्थिति समझ लो कि विश्व का क्षेत्रफल की दृष्टि से हम कौन से स्थान पर आते हैं, एरिया वाइज विश्व में 7वें नंबर पर आते हैं, है ना। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से हमें विश्व का 7वां हिस्सा मिला है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। और जनसंख्या के हिसाब से हमें कितना मिल गया है, दूसरा, कुछ समय तक फिर तो पहले हो जाएंगे। यानी कि विश्व में हम दूसरी आबादी हैं। पूरे पृथ्वी का जितना क्षेत्रफल है उसका हमें मात्र कितने % मिला है, 2.5 भी नहीं होता है, कम ही रह जाता है, 2.4% मिला है मात्र। और आबादी विश्व की हमें लगभग 18% मिल गई है। तो एक तो यही डिसबैलेंस है, आबादी मिल नहीं गई, हमने कर ली, है ना। हम महान लोग हैं और दिन रात यही काम कर रहे हैं। तो जब आबादी इतनी है, एरिया इतना है, और इस एरिया में भी विविधता है, कहीं पहाड़ी है, कहीं रेगिस्तान है, कहीं, तो इस कारण से हमारी अर्थव्यवस्था पर इसका पूरा का पूरा असर देखने को। भारत विभिन्न धर्मों के लोग हैं, कौन सा धर्म नहीं है जहाँ के लोग यहाँ ना हो। विभिन्न प्रकार की भाषा भाषी लोग हैं, विभिन्न प्रकार की संस्कृतियां हैं। एक तरफ अगर नॉर्थ में चले जाओ तो वहाँ रीति रिवाज अलग हैं, साउथ में चले जाओ तो अलग है, लड़ाइयाँ भी होती हैं, विवाद भी तो रहते हैं ना। तो उन सबका प्रभाव जो है वो हमारी अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। उन अर्थव्यवस्थाओं को देखते हुए हमें कुछ पॉइंट बनाने पड़ेंगे। तो परंपरागत रूप से हमारे देश की अर्थव्यवस्था कैसी है, कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था। अब सिर्फ इतना लिखने से हमें अच्छे नंबर नहीं मिलते हैं। अच्छे नंबरों के लिए उसके अंदर कुछ डाटा जो रिलेवेंट हो। सुबह से पेन फेंक रहे हो, वो खिड़की पीछे है, थोड़ा लंबा करके फेंक दो। तो एक आता है कृषि की प्रधानता। तो समझ में आया ना, कृषि की प्रधानता से मतलब क्या था कि भारत की अर्थव्यवस्था में व्यक्ति को कृषि यानी वो अपने जीवन यापन के लिए क्या, कृषि। आज भी लगभग 64% आबादी या तो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, जिस बार फसल अच्छी होती है उस बार उद्योग धंधे भी अच्छा काम करते हैं, और फसल अच्छी नहीं होती है मंदी का दौर आ जाता है ना। तो राष्ट्रीय आय का अभी 20% की जगह घटा देना, लगभग 14% कृषि से आता है। लेकिन आबादी का मोर देन 50%, 50% से ज़्यादा आबादी कहाँ जुड़ी हुई है, कृषि में जुड़ी हुई है ना। तो ये एक विशेषता तो ये हो जाती है। अब नेक्स्ट विशेषता, भाई कृषि इतना बड़ा सेक्टर है, आज यही पॉइंट बन सकता है किसानों के ऊपर। अभी न्यूज़पेपर में देख रहे हो कि पंजाब के, मुख्य रूप से पंजाब के किसान दिल्ली की ओर कूच कर रहे हैं। आखिर क्यों कर रहे हैं, क्या चाहते हैं वो? आप तो पढ़े लिखे लोग हो तो आपको तो पता होना चाहिए क्या चाहते हैं, उनकी मांग आपको कितनी सही लगती है। सही लगती है तो उसके लिए क्या कर सकते हो। ये अपोजिशन वाला है ना, वो बोल देंगे ये तो सरकार का आदमी है। तो नहीं, कुछ परेशानियां हैं, लेकिन सिर्फ एक ही राज्य के किसानों को क्यों है? परेशानियां तो सबको होना चाहिए, है ना। मगर हम उनको थोड़ी देर साइड करके सोचें, क्योंकि भारत में जो कृषि है पूरी तरीके से मानसून पर निर्भर है, पूरी तरीके से। मानसून किसी मशीन का मोहताज नहीं है, वो तो नेचर के हिसाब से चलता है। तो कृषि में समस्या ये होती है कि किसान, विशेषकर छोटे और मध्यम जो किसान है, उनके सामने कि जो इनकी लागत है उनको उनकी मेहनत का, उनके श्रम का सही मूल्य नहीं मिल पाता जितनी वो मेहनत कर। बाजार चलता है किस सिद्धांत पर? बाजार चलता है सप्लाई और डिमांड के आधार पर। वो ये नहीं देखता है कि आपने मेहनत ज़्यादा की है तो हम आपको ज़्यादा पेमेंट देंगे। वो ये देखता है कि आपके द्वारा दी गई चीज़ मेरे लिए कितने काम की है। आप अकेले विक्रेता हो तो आपकी महंगी खरीद लेंगे, और
बहुत सारे चीजें उपलब्ध है तो उसके दाम घट जाएंगे। तो कृषि प्रधानता होने की वजह से, चूंकि रोजगार, हम ऐसे लोग हैं कि नए बदलाव में सामान्य रूप से विश्वास नहीं करते, डर रहता है ना कि अरे हमारे यहाँ पर तो हमेशा कृषि होती रही, अब मैं व्यापार कैसे करूँगा, कोई बैकग्राउंड होना चाहिए। तो कृषि, जैसे किसान के बच्चे किसानी करते रहेंगे क्योंकि वो बचपन से सीख जाते हैं, लेकिन उनसे बोलो कि आप कृषि खेत हटा दो और यहाँ पर फैक्ट्री लगा लो, नहीं तैयार होगा, तो उसे अनुभव नहीं है। कम से कम खेत तो है, उसके खाने पीने का अनाज तो उत्पन्न हो जाएगा, कुछ नहीं होगा तो। अब कृषि हमारी है परंपरागत, पिछड़ी हुई, आज भी मशीनों का सीमित प्रयोग है, आज भी तकनीक का सीमित प्रयोग है। एक तरफ जहां यूरोप में, अमेरिका जैसे देशों में, चीन जैसे देशों में छोटे से हिस्से पर भी वो नई तकनीकों का प्रयोग करके बेहतर उत्पादन कर देते हैं, तो हमारे जो प्रोडक्ट हैं वो निर्यात नहीं हो पाते। हम जो अच्छी किस्म के प्रोडक्ट एक तो बन नहीं पाते, उतना उत्पादन नहीं कर पाते, तो वो निर्यात नहीं होते, निर्यात नहीं होंगे तो हमारी भागीदारी कम है। तो कृषिगत निर्यात में बहुत कम हिस्सा है, और उन किसानों को, पंजाब के किसानों को चाहिए सब चीज़ों पे जा गारंटी, तो वो एक अलग बात है। लेकिन हम यहाँ वो मेंशन नहीं कर देंगे लिखते समय, क्योंकि आप सिस्टम के अंदर जा रहे हो। नेक्स्ट, ये पॉइंट बन जाएगा जनसंख्या की दृष्टि से, यानी अब आता है ग्रामीण अर्थव्यवस्था है। आज भी हमारे देश में कितने परसेंट आबादी जो है वो गांव में रहती है? 68%, है ना। 68% जो लोग हैं, ये देखो, ये गांव में रहते हैं। 100 में से 68% लोग आज गांव में रहते हैं, और गांव में ही सुविधाएं कम है। अभी तो फिर भी हमें गांव में सुविधाएं देखने को मिलती है, सड़क बन गई है, या नल जल योजनाएं भी चलाई जा रही हैं धीरे धीरे। आज से 20 साल 25 साल पहले आप अपने जन्म से पहले का पूछना घर में हाल, कि अगर कोई बीमार होता था तो कैसे ले जाते थे? बैलगाड़ियां फंस जाती थी, सड़कें नहीं होती थी। तो आज भी हमारे देश की जो आबादी है 68% गाँव में रहती है, तो ज़्यादातर आबादी ग्रामीण हो गई। और ग्रामीण अर्थव्यवस्था होने की वजह से क्या होता है, हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर के देशों के मुकाबले काम नहीं कर सकते। शिक्षा भी उतनी नहीं है, वहाँ पर संसाधन भी उतने नहीं है, तो ये बड़ी समस्या। दूसरी बड़ी आबादी, लेकिन सबसे बड़ी आबादी गांव में बसी हुई। यही आबादी अगर शहरों में होती, औद्योगिक केंद्रों में होती, उत्पादन होता, ये भी दूसरी विशेषता हो जाती है ना। तीसरा आता है कि सब कुछ निर्भर करता है आपकी इनकम कितनी है। एक व्यक्ति 5,000 कमाए महीने का और एक 5 लाख कमाए, तो भाई किसका जीवन स्तर अच्छा होगा? 5,000 वाले का, 5 लाख वाले का ना। तो हमारे देश में प्रति व्यक्ति आय बहुत कम है। प्रति व्यक्ति आय, लेटेस्ट जो आंकड़े हैं वो ये कहते हैं कि भारत में $2450, ऐसा नहीं कि ये सबको मिलता है, लेकिन औसत निकाल दिया। अब भारत में $2450 एक साल का है, स्विट्जरलैंड में $81,867। अब सोचना, एक व्यक्ति इतना कमाता है, एक व्यक्ति इतना कमाता है, तो किसका जीवन स्तर अच्छा होगा? ये जिएगा 200 साल या हम जिएंगे 200 साल? नहीं, स्विट्जरलैंड का 81,867, अमेरिका का 70,480, है ना, स्वीडन का 61,090, जर्मनी का 59,630। उनके हम कहाँ हैं? 2450। यानी प्रति व्यक्ति आय हमारी तो बहुत कम है। जब प्रति व्यक्ति आय कम है, कहते हैं अब हम कहाँ निवेश कर दें? क्या अपनी सुविधाएं नहीं जुटा पाते ना? ये भी भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता है कि नहीं? पूंजी निर्माण की निम्न दर होना। पूंजी निर्माण का मतलब होता है जब आपकी इनकम कम है, तो आप व्यक्ति पैसे का क्या करेगा? पहले अपने परिवार का भरण पोषण करेगा। जब पैसा ज़्यादा होगा तभी तो वो बैंक में जमा करेगा या शेयर खरीदेगा, तो वो चीज़ें हैं ही नहीं। तो भारत में पूंजी निर्माण की दर जो है वो कम है। अब जब आप बैंक में पैसा कम रखते हो, शेयर बाजार में कम लगाते हो, तो बैंक का पैसा कोई उधार लेता है, इसलिए कहीं पर कोई कारखाना बना रहा होगा। शेयर बाजार में पैसा लगाते हो तो किसी कंपनी को मिलता है, तो कंपनी अपना उत्पादन बढ़ाएगी। जब पैसा ही नहीं है तो पूंजी ज़्यादा आएगी कहाँ से? हम अमीर होंगे कैसे? तो वो जो डाटा है, वो डाटा फिर आपको ये याद रखने पड़ेंगे। जैसे 2022-23 में हमारी सकल घरेलू बचत दर 5.1%, समझ लो 100 रुपये अगर हमारा जीडीपी है, तो हम बचत कितनी कर पाते हैं? मात्र 5%। 95% तो खर्च में ही चला गया।
पूंजी निर्माण की दर वर्तमान में 27% है। तो ये आंकड़े जब डालेंगे तो वो क्या करता है, उसको मजबूरी में नंबर देने पड़ता है। ये पॉइंट और भी है, तो आज ज़्यादा हो जाएगा।